Namaskar, welcome to my class based on Basic Computer Science final year, subject Database Management System, paper 1, video part 2. Myself Professor Dilip Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of Computer Application, Government Vishwanath Yadav Tamaskar, Postgraduate Autonomous College, Durg. हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS एंड डेटा मॉडल्स। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्यूज ऑफ डेटा, which are the logical DBMS architecture and physical DBMS architecture. ऑब्जेक्टिव, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि हम लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ DBMS कैसे डिफाइन करेंगे, या उसको हम डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा भी कह सकते हैं। 3 tier आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, जो कि फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS भी कहलाता है या फिजिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द नीड फॉर द 3 tier आर्किटेक्चर। इसकी नीड को आइडेंटिफिकेशन करना इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है। आइए देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ DBMS क्या क्या है और व्यूज ऑफ डेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर वी विल डिस्कस हियर, लॉजिकल एंड फिजिकल DBMS आर्किटेक्चर। जहाँ लॉजिकल आर्किटेक्चर का डिस्कस करता है, इट डील्स विद द वे ऑफ डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रेजेंटेड टू यूजर। लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है कि डेटा को किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं और यूज़र के पास किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाइल द फिजिकल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड विद द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट मेकअप अ DBMS। जो फिजिकल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है वो हमें बताता है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो मिल करके एक DBMS बनाता है, तो वो फिजिकल आर्किटेक्चर जो है वो बताता है। चलिए देखते हैं लॉजिकल DBMS आर्किटेक्चर क्या है। It describes how the data in the database is perceived by the user. It is not concerned with how the data is handled and processed by the DBMS, but only with the how it looks. ये बताता है कि डेटा यूज़र के लिए किस तरह से अवेलेबल है, किस तरह से हम उसको व्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट ये नहीं बताता कि ये DBMS क्या क्या, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है और इसको डेटा को कैसे हैंडल करता है DBMS, ये नहीं बताता है। ठीक, इट प्रोवाइड्स ओनली द यूजर्स व्यू, आइदर रिप्रेजेंटेशन और आइदर इन द वे ऑफ स्टोरिंग इन द डिस्क। ओके, द यूजर कैन मैनिपुलेट द डेटा विदाउट वरिंग अबाउट वेयर इट इज लोकेटेड और हाउ इट इज एक्चुअली स्टोर्ड। यूजर जो है इसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। This results in the database having different level of abstraction. इसको अलग अलग abstraction का लेवल भी कह सकते हैं। देखिए ये सिंपल डायग्राम है लॉजिकल DBMS आर्किटेक्चर का। इसके 3 लेवल होते हैं। पहला है इंटरनल और फिजिकल लेवल, ये फिजिकल लेवल है। ठीक, सेकंड है कॉन्सेप्चुअल लेवल और थर्ड है एक्सटर्नल व्यू लेवल। एक्सटर्नल और व्यू लेवल, ओके, इसको हाई लेवल भी कहते हैं, एक्सटर्नल लेवल को। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे अलग अलग यूज़र जो है एक डेटाबेस इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से व्यू कर सकता है। जैसे एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन जैसे हम व्यू करें, एक ऑपरेटर व्यू करेगा, पूरे स्टूडेंट का लिस्ट व्यू करेगा, एक स्टूडेंट व्यू करेगा, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन व्यू करेगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेरी करके हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हम अलग अलग डेटा का कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है कि क्या क्या क्वेरी जो है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर उसमें अप्लाई कर रहा है या किस तरह से डेटा को चेंज कर रहा है, ये हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे देखते हैं। और इंटरनल लेवल में क्या होता है, क्या क्या डेटा टाइप किस किस डेटा के लिए हमने डिस्क्राइब किया और किस तरीके से वो डिस्क में स्टोर हो रहा है, वो हम इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल में देखते हैं। लेट्स डिस्कस दिस लेवल इन डिटेल। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रक्शन ऑफ डेटाबेस। इट प्रोवाइड्स अ विंडो ऑन द कंसेप्चुअल व्यू विच अलाउज द यूजर टू सी ओनली द डेटा ऑफ इंटरेस्ट टू देम। जो डेटा यूजर देखना चाहता है वो वही देख सकता है। ये DBMS इस लेवल में एक विंडो हम यूजर को प्रोवाइड करता है। द यूजर कैन बी आइदर एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और एन एंड यूजर। ये जो यूजर है या तो कोई एक प्रोग्राम हो सकता है या कोई यूजर भी हो सकता है। देयर कैन बी मैनी एक्सटर्नल व्यूज as any number of external schema can be defined and they can overlap each other.
इसका मतलब है जैसे कि आप अपने अपने मोबाइल से या अपने अपने अलग अलग एक वेबसाइट है हमारे कॉलेज का, जिससे आप अपने अपने डेटा को व्यू कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है, चाहे मोबाइल से हो या किसी भी कंप्यूटर से आप उसको व्यू कर सकते हो। यूज़र जो है, जो उसको मैनेज करता है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका व्यू अलग होता है, उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग होता है। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से उसको व्यू कर सकते हैं और अलग अलग स्कीमा को हम एक्सेस उसमें कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड एंड रिलेशनशिप इन द एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल लेवल पर क्या किस तरह से लॉजिकल रिकॉर्ड को डिफाइन किया हुआ है और उसका रिलेशनशिप क्या क्या है, ये हम इसमें देख सकते हैं। It also contains the method for deriving the object such as entity, attribute and relationship in the external view from the conceptual view. Conceptual view से हम query करके अलग अलग तरह के डेटा, entity, उसकी प्रॉपर्टीज जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं और उसमें क्या रिलेशनशिप है ये देख सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन अलग है और उसका रिजल्ट अलग है, दोनों को ज्वाइन करते हुए हम क्या करते हैं, रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो है एक्सटर्नल लेवल पे काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है। द कॉन्सेप्चुअल लेवल प्रेजेंट अ लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस एज अ यूनिफाइड होल। ये ऐसा प्रेजेंट करता है कि पूरा डेटाबेस सिंगल ही है, जबकि उसमें बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल रहते हैं। ओके, इट अलाउज द यूजर टू ब्रिंग ऑल द डेटा इन द डेटाबेस टुगेदर एंड सेट इट इन कंसिस्टेंट मैनर, हेंस देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पर डेटाबेस। एक डेटाबेस में एक ही कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है, ठीक, जिसमें हम अलग अलग डेटा को एक साथ व्यू कर सकते हैं अलग अलग क्वेरी के थ्रू। द फर्स्ट स्टेज in the design of the database is to define the conceptual view, and DBMS provides the data definition language for this purpose. यहाँ पर कई सारे लैंग्वेजेस होते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम क्वेरी करके उस लैंग्वेज को यूज़ करके क्वेरी करते हैं, जिससे हम डेटा को एक्सेस करते हैं और डिफाइन भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं। It describes all the record and relationship included in the database. It does not provide any storage or access detail, but defines the information content only. ये लेवल जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है, उस कौन सा डेटा किस टाइप का होगा, क्या होगा, उसका स्टोरेज या एक्सेस डिटेल ये प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक। देखते हैं इंटरनल या फिजिकल लेवल क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ फाइल परमानेंटली स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज इज नोन एज द फिजिकल डेटाबेस। फिजिकल डेटाबेस जो है वो डिस्क में या मेमोरी में किस तरह से वो स्टोर है हमारा डेटाबेस, उसको ये लेवल बताता है। दिस लेवल इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज। इट प्रोवाइड्स द लो लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल डेटाबेस एंड द इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम एंड द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर यूज्ड इन हायर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। ओके, इस लेवल से ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतर डील करता है और DBMS का इंटरफेस जो इस लेवल से इंटरेक्ट होता है वो डील करता है। इट इज एट दिस लेवल दैट रिकॉर्ड टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ द स्टोरेज आर डिफाइंड, कि किस टाइप का डेटा होगा, किस टाइप का रिकॉर्ड होगा, वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। एज वेल एज हाउ स्टोर्ड फील्ड आर रिप्रेजेंटेड, व्हाट फिजिकल सीक्वेंस द स्टोर रिकॉर्ड आर इन एंड व्हाट अदर फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट आर डिफाइंड इन दिस लेवल। ओके, mapping between the levels and the data independence. The three levels of abstraction in the database do not exist independently of each other. ये जो तीन लेवल हमने लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS हमने स्टडी किया वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. There must be some correspondence or mapping between the levels. There are two types of mapping, the conceptual or internal mapping and the external and conceptual mapping. It means that कि ये जो मैपिंग है कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल के बीच एक होता है मैपिंग, दूसरा कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल के बीच दूसरा मैपिंग जो है वो होती है, ठीक. The conceptual internal mapping lies between the conceptual and internal level, as I told, and defines the correspondence between the record and the field of the conceptual view and the files and data structure of the internal view. Okay, कॉन्सेप्चुअल व्यू में उस रिकॉर्ड और उसके फील्ड को हम ये बताते हैं और
फाइल और डेटा स्ट्रक्चर को इंटरनल व्यू या फिजिकल व्यू में बताते हैं. If the structure of the stored database is changed, then the conceptual or internal mapping must also be changed accordingly, so that the view from the conceptual level remain constant. जब हम database में कोई changes करते हैं तो definitely it will reflect to the conceptual level, उसको reflect करता है. फिर external और conceptual view में it lies between the external and conceptual level. It defines the correspondence between a particular external view and conceptual view. Okay, some element found in particular external view may be different from the conceptual view. Conceptual view में जो data है वो external view में जो data हम view करते हैं उससे उस element से अलग हो सकता है. For example, several field can be combined into a single virtual field, which can also have different name and original field. Database में SQL query के through हम अलग अलग डेटा फील्ड को कंबाइन करके सिंगल व्यू बना सकते हैं और उसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं. तो ये इस मैपिंग का यूज़ है. इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एट द कंसेप्चुअल लेवल इज चेंज, देन द एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली, सो दैट द व्यू फ्रॉम एक्सटर्नल लेवल रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज द मैपिंग बिटवीन द लेवल्स. नीड फॉर दिस 3 level architecture. The objective of this architecture is to separate each user's view of database from the way the database is physically represented. इसका एक पर्पस तो ये है कि डेटाबेस में डेटा कैसे रिप्रेजेंट है, कैसे फिजिकली वो स्टोर्ड है, इससे जो यूज़र है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो सेपरेट होता है, उसको सेपरेट करना एक ऑब्जेक्टिव है. दूसरा ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूज़र व्यूज़. मल्टीपल यूज़र व्यू प्रोवाइड करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. इंसुलेशन बिटवीन यूज़र प्रोग्राम एंड डेटा दैट डज नॉट कंसर्न देम. यूज़र शुड नॉट डायरेक्टली डील विद द फिजिकल स्टोरेज डिटेल such as indexing or hashing. So the user's interaction with the database should be independent of the storage consideration. Means ये कि यूज़र को ये नहीं पता होता है, ये नहीं मालूम होता है कि डेटा जो है कौन से मेमोरी में कैसे स्टोर्ड है, कहाँ पर स्टोर्ड है, ये उसको नहीं पता रहता है. और उसको एक्सेस करने का मेथड क्या है, इससे उसको कोई मतलब भी नहीं होता है किसी भी यूज़र को. ओके, insulation defined as the database administrator should be able to change the storage structure without affecting the user use. database administrator जो है स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है जो कि यूजर्स को अफेक्ट नहीं करता. the internal structure of database should be unaffected by changes to the physical aspect of the storage, so such as changing to a new storage device. जैसे हम डेटाबेस का जो मेमोरी है वो चेंज करें, सेकेंडरी स्टोरेज में कौन सा यूज़ हो रहा है वो यदि हम चेंज करते हैं तो यूज़र को उसका अफेक्ट नहीं होता, उससे कोई यूज़र्स व्यू को इफेक्ट नहीं पड़ता है. द DBA शुड बी एबल टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग ऑल द यूज़र. ओके, नाउ लेट्स सी द DBMS फिजिकल आर्किटेक्चर. इट डिस्क्राइब्स द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू enter and process the data, and how these software components are related and interconnected. It is possible to identify a number of key functions which are common to most database management systems. The components that normally implement these functions are known in figure following we will see, which depicts the physical structure of the typical DBMS. हम इस आर्किटेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, कैसे वो हमारे व्यू को या हमारे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करता है, और क्या क्या कंपोनेंट जो है इसके लिए वर्क करता है, कैसे वो एक्सेस करता है, ये सभी हम देखेंगे. लेट्स सी दिस डायग्राम. ये फिजिकल आर्किटेक्चर है DBMS का, ये कॉमन आर्किटेक्चर है. यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट लेवल पे अलग अलग यूज़र्स हैं. एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जनरल यूज़र हैं. जनरल यूज़र मीन्स जैसे स्टूडेंट वेबसाइट एक्सेस करते हैं वो जनरल यूज़र हो गए. क्वेरीज करना ये भी एक इंटरफेस होता है DBMS के लिए. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट होता है. जैसे जनरल यूज़र के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए सिस्टम कॉल्स होते हैं. क्वेरी कैन बी डायरेक्टली गिवन टू द क्वेरी प्रोसेसर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल थ्रू द डेटाबेस स्कीमा. ओके,
Now there are different components, and this is the work of the database manager. All these works are handled by the database manager, where the component used by database manager is object, code of program, DML precompiler, query processor, etc. And it concerned with the file manager, that is directly given to the physical structure or the storage available in form of data file and data dictionary. Okay, there is a DDL compiler, data definition language compiler, which directly define and changes the data available in the database. Okay, so this is the physical architecture of the DBMS. Let's discuss all the component one by one. Okay, the database system may be partitioned into the given modules as we have discussed in the diagram. First, all the database management system have two basic set of languages, that is the DDL, data definition language, that contains the set of command required to define the format of the data that is being stored, and DML, that is called data manipulation language, which defines the set of commands that modify, process the data to create user definable output. The DML statement can also be written in an application program. हम application program से DML statement यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं DBMS में. अब देखते हैं DML precompiler component क्या होता है. It convert DML statement. DML means data manipulation language, such as select query in SQL, okay, which will be discussed later in block 2 or next part of the video. Okay, DML statement embedded in an application program to normal procedure call in the host language. जो भी लैंग्वेज हम डिफाइन करते हैं उसके थ्रू हम SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हुए देते हैं DML को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो DML प्रीकम्पाइलर जो है डायरेक्टली क्वेरी प्रोसेसर से होते हुए डेटाबेस मैनेजर को दिया जाता है. ओके, तो DML प्रीकम्पाइलर का क्या काम होता है. It converts the DML statement embedded in an application program to normal procedure call. ये normal procedure call में application program के through queries को convert करता है normal procedure call में, और ये host language में जो बने हुए होते हैं. Okay, the precompiler interact with the query processor in order to generate the appropriate code. और इस तरह से हमारे query को ये procedure call में convert करते हुए फिक्स्ड एक एप्रोप्रिएट कोड जनरेट करते हुए ये क्वेरी प्रोसेसर को देता है, जो डेटाबेस मैनेजर से इंटरेक्ट होता है और उसको दे करके हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का काम करता है. ओके, नाउ व्हाट इज द DDL कंपाइलर. DDL कंपाइलर कन्वर्ट द डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट लाइक क्रिएट टेबल क्वेरी, alter query. These are the data definition statements. These queries, so DDL compiler convert it into set of table containing metadata. Metadata means data about data tables. Okay, these tables contain information concerning the database and are in form that can be used by another component of DBMS. जैसे हम एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना चाहें, किसी एम्प्लॉय का टेबल इम्प्लीमेंट करना चाहें, क्रिएट करना चाहें, तो यहाँ पर DDL स्टेटमेंट होता है, जैसे क्रिएट टेबल क्वेरी होती है जिसके थ्रू हम ये टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं. ओके, दीज टेबल्स आर देन स्टोर्ड इन द सिस्टम कैटलॉग एंड और डेटा डिक्शनरी. ओके, नाउ फाइल मैनेजर देखते हैं. फाइल मैनेजर का क्या काम है. इट मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क स्टोरेज. इट एस्टेब्लिशेस and maintain the list of structures and indices defined in the internal schema that is used to represent information stored on the disk. Okay, ये क्या करता है, जो डिस्क में जो स्पेस होता है मेमोरी उसको मैनेज करने का काम करता है. ये लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी मैनेज करता है. इंडेक्सेस जो होते हैं उसको इंटरनल स्कीमा में जो इंडेक्सेस है उसको मैनेज करता है, जो कि एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में होता है. The file manager does not directly manage the physical output and input of the data. ये जो है इनपुट और आउटपुट को मैनेज नहीं करता. It passes the request to the appropriate access method which either read the data or write data into the system buffer, okay, or cache. So it is also called cache manager or buffer manager. The file manager can implement it using the interface to existing file subsystem.
provided by the operating system of the host computer, or it can include the file subsystem written especially for the DBMS. इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होते हुए ये हमारे डेटा को मैनेज करने का काम करता है। डेटाबेस मैनेजर का क्या काम है? देयर आर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेटाबेस मैनेजर. It is a program module responsible for interacting with the database file system, okay, to the user queries. So let's see the responsibilities of the database manager. The interaction with the file manager, it interacts with the file manager and it translates various DML statements to the low level file system command. Thus the database manager is responsible for actually storing, retrieving and updating the data in the database. So डेटाबेस मैनेजर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट, डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन डेटाबेस मस्ट सेटिस्फाई द सर्टेन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि हम द बैंक बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट में नेवर फॉल बिलो प्रिस्क्राइब अमाउंट. जैसे हम बैंक मैनेजर कहता है कि आपका अमाउंट जो है 1000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है. ठीक. द नंबर ऑफ हॉलीडे पर ईयर एन एम्प्लॉय में हैविंग शुड नॉट एक्सीड 8 डेज. 8 दिन से ज़्यादा किसी एम्प्लॉय को हॉलीडे नहीं मिलना चाहिए. एज बार जैसे होता है कि इतने से इतना एज जो है वो होना चाहिए. ये सभी कॉन्स्टेंट्स हम मैनेज करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है DBMS मैनेजर का. ओके. नाउ सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना डेटाबेस मैनेजर का काम होता है. किसी को भी एक्सेस अलाउड नहीं करना. ओके. ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना डेटाबेस मैनेजर का काम होता है. बैकअप और रिकवरी का काम इसी का होता है. जैसे पावर फेलियर हो गया, डिस्क क्रैश हो गया या सॉफ्टवेयर एरर आ गया, इस सब को मैनेज करने का काम भी DBMS डेटाबेस मैनेजर का होता है. इन ईच ऑफ दिस केसेस इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द डेटाबेस इज लॉस्ट. इससे क्या, या पावर फेलियर हो गया या सॉफ्टवेयर एरर आ गया तो क्या होता है, जो डेटाबेस में डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो लॉस्ट हो जाता है. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा मैनेजर टू डिटेक्ट सच फेलियर एंड रिस्टोर द डेटाबेस टू स्टेट दैट एग्जिस्टेड प्रियर टू द ऑकरेंस ऑफ द फेलियर. तो इस तरह से उस डेटा को जो लॉस हो गया है उसको रिस्टोर करना भी होता है. ओके. सो इसके होते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल. बहुत सारे यूज़र एक साथ डेटा को अपडेट या एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये कॉन्करेंट एक्सेसिंग होती है. इसको भी मैनेज करना जो है ये डेटाबेस मैनेजर का काम होता है. लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर. इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं डेटाबेस मैनेजर का, जैसे ऑथराइजेशन टूल सिक्योरिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, कमांड प्रोसेसर अलग अलग कमांड को एक्सेस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए. ठीक. क्वेरी ऑप्टिमाइज़र क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, शेड्यूलर होता है शेड्यूल चेक करने के लिए, ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है, बफर मैनेजर होता है जिसको हम फाइल मैनेजर भी बोल सकते हैं, और उसका एक पार्ट होता है जो मेमोरी को टेम्पररी हमारे डेटा को स्टोर करता है, उसको बफर मैनेजर, इसको कैश मैनेजर भी बोलते हैं. रिकवरी मॉड्यूल एक होता है, इंटीग्रिटी चेकर होता है, प्रॉपर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड है कि नहीं क्वेरी में. तो ये सभी जो है डेटाबेस मैनेजर के कंपोनेंट होते हैं. देखते हैं कि ये क्या होता है एक एक करके. दिस मॉड्यूल ऑथराइजेशन कंट्रोल चेक दैट द यूजर हैज नेसेसरी ऑथराइजेशन टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड फंक्शन. ऑथराइजेशन मीन्स ID पासवर्ड वगैरह अलाउ है कि नहीं, अदरवाइज वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता. कमांड प्रोसेसर जो है कमांड को लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट करने का काम करता है. इंटीग्रिटी चेकर चेक करता है जो रिक्वेस्टेड इंस्ट्रक्शन आया है, ऑपरेशन आया है, वो सभी कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये चेक करता है. की ऑप्टिमाइजर इट डिटरमाइंस द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर द क्वेरी एग्जीक्यूशन. ट्रांजैक्शन मैनेजर मेंटेन करता है टेबल ऑफ ऑथराइजेशन कॉन्करेंसी. फिर इट में यूज ऑथराइजेशन टेबल टू अलाउ ट्रांजैक्शन मैनेजर टू ensure that the user has permission to execute the desired operation of the database. मीन्स हर कोई यूज़र जैसे रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर सकता एक बार रजिस्टर होने के बाद, तो ये सभी अथॉरिटी जो है ट्रांजैक्शन मैनेजर भी चेक करता है. शेड्यूलर होता है, ये एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्करेंट ऑपरेशंस को इंश्योर करना.
डेटाबेस में, ठीक। सो ensuring that concurrent operations or transactions on the database proceed without conflicting with one another. This is also the job of the scheduler. It also controls the relative order of transactions or operations. Okay, it also DBMS checks the concurrency control through the scheduler also. रिकवरी मैनेजर का काम होता है रिकवरी एंड बैकअप का. बफर मैनेजर this module is responsible for transfer of data between main memory and secondary memory, okay, such as disk and tape. Now there is a query processor. It is responsible for receiving query language from the user and changing them from the English-like syntax of the query language to form the DBMS can understand, जिसको DBMS understand कर सके. It usually consists of two separate parser and query optimizer. पार्सर चेक करता है कि जो सिंटेक्स या कमांड हम दे रहे हैं वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू ग्रामर है या नहीं, वो चेक करता है. और क्वेरी ऑप्टिमाइजर एग्जामिन करता है. इट एग्जामिन द क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट एंड ट्राई टू चूज द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, सच एज सीपीयू टाइम कितना लग रहा है, कम होना चाहिए, डिस्क टाइम कम होना चाहिए, नेटवर्क टाइम, सॉर्टिंग मेथड, स्कैनिंग मेथड, ये सभी जो है क्वेरी ऑप्टिमाइजर का काम होता है, ठीक. नाउ DBMS डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर थ्री लेवल administrators, the three levels of the database, and define the global view of conceptual view or conceptual view of the database. So the DBA also specify the external view of various user and application and is responsible for the definition and implementation of internal view. Okay, so including the storage structure and access methods to be used in the for the optimum performance of the DBMS. तो ये सभी लेवल को स्पेसिफाई करता है, डिफाइन करता है. इट चेंजेस टू एनी ऑफ द थ्री लेवल ड्यू टू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और अंडर द कंट्रोल ऑफ DBA. तो जो भी चेंजेस अलाउ करना है डेटाबेस में वो DBA ही करता है. कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल्स भी डिफाइन करता है DBA. ओके, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग परमिशन टू द यूजर टू एक्सेस द डेटाबेस और चेंजेस द प्रोफाइल. ओके, it is also responsible for defining procedure to recover the database from failure due to human, natural or other crisis of the data were lost. Okay, so there are few functions of the DBA: schema definition, storage structure and access method definition, schema and physical organization modification, granting of authorization of the data access, integrity constraint specification. All these are the functions of DBA that we have discussed. Okay, now there is a data dictionary used in the DBMS physical architecture. It allow the stored information about the structure of the database. It gives the information actually कि जो data stored है उसका information हमको देता है कि वो किस किस type का है. It provide definition of the things, जो भी हमने field define किया है record उसका टाइप क्या है, उससे रिलेटेड डेफिनेशन क्या है. इट टेल्स वेयर टू फाइंड देम, उसको हम कहाँ फाइंड कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेटा अबाउट डेटा. ओके, सो अ डेटा डिक्शनरी कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा. इट वुड प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ द डेटा आइटम्स. ओके, सो इन DBMS द डेटा डिक्शनरी स्टोर द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल. सभी लेवल का इंफॉर्मेशन जो है डेटा डिक्शनरी स्टोर करके रखता है. It would combine the source of each data field value, that is from where authenticate value is obtained. Okay, so the frequency of its use and audit trail regarding the update, including user identification with the time of each update, is also recorded in the data dictionary. Okay, now an ideal data dictionary should include everything a DBA want to know about the database. So let's see what are the information included in the data dictionary. All the level of the database descriptions, external, conceptual and internal levels, description of each entity of record type, actually attribute, उसके field क्या क्या है, उसके cross reference क्या है, origin क्या है, उसके meaning क्या है, synonym, authorization और security codes ये भी manage करता है, which external schema are used by which program, who the users are and what their authorization. All this is information provided by the data dictionary. And statistics about the database and its usage
including the number of records, etc. This information is also provided by the data dictionary. Okay, in this class we have studied these things. That's it for all. Thank you very much.